अब अपन देखते हैं सी प्रोग्रामिंग का फर्स्ट स्टेटमेंट। सी का हमने प्रोग्राम स्ट्रक्चर तो देख ही लिया था, प्रोग्रामिंग का फर्स्ट जो फंक्शन है उसको देखते हैं। ये आपका printf। printf is an output statement of C programming. Using printf, we can print any message on the screen, we can print the value of variable on the screen, or we can print message and value of variable both at a time on the screen. तो यहाँ पे इसलिए इसके सिंटेक्स को मैंने उसमें अलग अलग कन्वर्ट कर दिया है। तो ये देखिए आपका पहला इंस्ट्रक्शन है प्रिंट एफ, ठीक है ना। प्रिंट एफ मतलब प्रिंट फंक्शन, और प्रिंट और एफ के बीच में स्पेस नहीं है, और बीच में हमने डबल कोट्स के अंदर क्या लिखा है, मैसेज, ठीक है ना। दूसरा इसका सिंटेक्स है प्रिंट एफ, यहाँ पे आएगा मोड और यहाँ पे आएगा वेरिएबल का नाम। और तीसरा है प्रिंट एफ मैसेज मोड विद इन डबल कोट्स आएगा और फिर इसके बाद आएगा वेरिएबल नेम। तो तीनों को अपन देखते हैं और चला के भी देखेंगे। तो पहला हम इंस्ट्रक्शन देखते हैं प्रिंट एफ और मैसेज। मैसेज मतलब यू कैन प्रिंट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन, और मैसेज है इसलिए केस सेंसिटिव नहीं होता है। आप जो भी इसके अंदर लिखेंगे, जैसे भी लिखेंगे, वो आपका एज इट इज स्क्रीन के ऊपर क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। तो अब इसको हमको चला के भी देखना प्रोग्राम है, इसलिए मैं टर्बो सी का सेटअप ओपन कर रहा हूँ। ठीक है ना, स्क्रीन का साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपके ये स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो जाए। तो यहाँ पे देखते हैं, ये आपने सी ओपन किया है, तो यहाँ पे इसका मेनू है। तो आप सबसे पहले जाएंगे फाइल मेनू में, ठीक है ना। कीबोर्ड से अगर यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे इसका मेनू मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ ऊपर फाइल, एडिट, सर्च, रन, और हर एक कैरेक्टर जो है, हर एक जो ऑप्शन है उसमें कोई ना कोई एक कैरेक्टर जो है वो किससे है, आपका रेड कलर से दिख रहा है। बेसिकली क्या होती है, मेनू एक्टिवेशन की। ऑल्ट के साथ जब आप कोई की प्रेस, उस की को प्रेस करेंगे तो वो मेनू आपका ओपन हो जाएगा, और एस्केप की दबाने से ऑप्शन आपका चला जाएगा। जैसे मेरे को फाइल मेनू खोलना है तो मेरे को प्रेस करना पड़ेगा ऑल्ट एफ, ठीक है ना। तो हमने ऑल्ट एफ ओपन किया, यहाँ पे ऑप्शन आ गए हैं। अब आप एरो की का यूज करके इस तरह से, या किसी मेनू में अप एंड डाउन एरो की से आप इस तरह से मूव कर सकते हैं। और मूव करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यदि मेनू हटाना हो तो या तो आप उस ऑप्शन को प्रेस करेंगे तो मेनू चला जाएगा, अदरवाइज आपको मेनू हटाना हो तो वापस आप प्रेस कर सकते हैं क्या, एस्केप की। तो मैं गया फाइल में, और फाइल में जाके प्रेस किया क्या, न्यू। जैसे न्यू प्रेस किया, यहाँ पे आपकी एक नई फाइल खुल गई है, और आप देख रहे हैं बाय डिफॉल्ट जो फाइल है वो उसका जो एक्सटेंशन है वो, या नाम और एक्सटेंशन क्या दिख रहा है आपको, नाम है no name 00.cpp। तो ये बेसिकली जो कंपाइलर है टर्बो सी प्लस प्लस का, ये आपका सी के प्रोग्रामिंग में भी काम आता है और सी प्लस प्लस में भी। आप एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए हमको जाना पड़ेगा कहाँ पे, ऑप्शन में, यहाँ पे। तो जैसे ही आप ऑप्शन मेनू में जाएंगे, ऑल्टो दबाया, यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, एनवायरनमेंट। आप एनवायरनमेंट में जाइए, यहाँ पे मिलेगा क्या, एडिटर। जैसे ही आप एडिटर पे क्लिक करोगे तो ये आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से आप टैब की से मूव कर सकते हैं या माउस से। टैब से मैं मूव करके आ गया यहाँ पे, जिसमें कि एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको क्या, टैब साइज। टैब की प्रेस करने से बाय डिफॉल्ट जो कर्सर है टर्बो सी में आपका 8 कैरेक्टर से वो आपकी जो कर्सर है वो मूव होता है। तो हम यहाँ पे इसको कितना कर देते हैं, 4 कर देते हैं। 8 काफी ज्यादा होता है, आप 4 कर सकते हैं, जो भी आपको जितना ठीक लगे आप ऐसी सेटिंग कर सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो है वो आपका ये है डिफॉल्ट एक्सटेंशन। तो यहाँ पे देखिए अभी क्या लिखा दिख रहा है, CPP। इसका मतलब जो C++ जो बाय डिफॉल्ट जितनी भी फाइलें आप ओपन करेंगे या सेव करेंगे तो क्या होगा, आपको CPP के साथ, या C++ के लिए वो CPP एक्सटेंशन के साथ ओपन होगी और CPP के साथ ही सेव होगी। आपको एक्सप्लिसिटली उसको क्या करना पड़ेगा, चेंज। तो उससे अच्छा है कि हम यहाँ पे एक्सटेंशन जो है वो CPP मिटा के इसका क्या कर देते हैं, C, और हम कर देते हैं ओके। तो अब आपका जो फाइलें हैं वो C के लिए ओपन होगी। तो आप यदि C में काम कर रहे हैं तो डिफॉल्ट एक्सटेंशन आपको C रखना चाहिए। C++ में काम कर रहे हैं तो आपका एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, CPP। अब देखिए फिर से मैं जाके फाइल न्यू ओपन करता हूँ, तो देखिए अब आपकी जो फाइल आई वो क्या आई, no name 01.c, ठीक है ना। तो आपकी ये फाइल का एक्सटेंशन अपने आप उसने C ले लिया।
और ये इस आईडी में आपका मल्टीपल फाइल या मल्टी डॉक्यूमेंट इंटरफेस है, मतलब एट अ टाइम में एक से ज़्यादा फाइलें ओपन कर सकते हैं। और इन फाइलों को क्लोज करना हो तो आप यहाँ पे जाएंगे विंडो में, और विंडो में आपको ऑप्शन मिलेगा क्या, ये है क्लोज। ठीक है ना। क्लोज का देखिए शॉर्टकट की भी है Alt F3। आप यदि ये याद रखते हैं तो आपको मेनू में जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली Alt F3 भी प्रेस कर सकते हैं। मैं इसको प्रेस करूंगा तो देखिए एक फाइल चली गई, फिर से मैंने Alt F3 दबाया, दूसरी फाइल चले गई, फिर Alt F3 दबाया तो आपकी तीसरी फाइल भी चले गई। तो इस तरह से फाइल को हम क्लोज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नई फाइल ओपन करते हैं। हमने एक नई फाइल ओपन की और यहाँ पे अपने प्रोग्राम लिखना स्टार्ट किया। तो जैसा कि मैंने सी का स्ट्रक्चर बताया था, हमारा प्रोग्राम किससे स्टार्ट होगा, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड onio.h, इसके बाद है मेन। ठीक है ना। और यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, प्रोग्राम। तो ये आपका स्ट्रक्चर जैसे हमने पीपीटी में भी देखा था, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे देखिए मैं अपने जो अभी सी का फंक्शन बताया है printf, उसको यूज करते हैं। तो हमने लिखा printf और लिखा हेलो वर्ल्ड। ठीक है ना। तो इस तरह से अलग अलग सिंटेक्स जो है वो अलग अलग कलर से हाईलाइट हुए होते हैं। तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद इनका अलग अलग कलर का मतलब समझ में आएगा। और यदि कुछ प्रोग्राम में एरर होगी तो आप यहाँ पे देख के ही उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। रन करने से पहले देखिए आप हमेशा प्रोग्राम को क्या कर लीजिए, सेव, क्योंकि कई बार यदि प्रोग्राम कुछ गड़बड़ हुआ तो आपका प्रोग्राम बीच में हैंग हो सकता है। उस केस में आपका C++ का एडिटर जो है बंद हो जाएगा और आपकी फाइल यदि सेव नहीं है तो आपको दोबारा से पूरा प्रोग्राम टाइप करना पड़ेगा। इसको मैं सेव कर रहा हूँ। सेव करने के लिए शॉर्टकट की भी है क्या, F2। आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। F2 किया और यहाँ मैंने लिखा माई pro1। ठीक है ना। बस इतना लिख के आप एंटर कर दीजिए। तो आप देखेंगे ऊपर फाइल का नाम जो है यहाँ पे mypro1.c नाम से आपकी फाइल हो गई है सेव। अब इस प्रोग्राम को मेरे को रन करना है। तो रन करने के लिए मैं कहाँ जाऊंगा, कंपाइल ऑप्शन में। क्योंकि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं या इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो एक्चुअली में पहले कंपाइल कर लेना चाहिए, फिर आपको प्रोग्राम को रन करना चाहिए। पर डायरेक्टली आप प्रोग्राम को रन भी करते हैं यदि यहाँ से, तो प्रोग्राम पहले कंपाइल होगा, उसके बाद ही प्रोग्राम आपका क्या होगा, रन होगा। तो रन करने के लिए शॉर्टकट की आप ध्यान रखिएगा कौन सी है, Ctrl+F9। मतलब Ctrl+F9 की प्रेस करने से आपका ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोग्राम में एंटर किया, ये देखिए आपका प्रोग्राम कंपाइल हुआ, स्क्रीन फ्लैश हुई और वापस यहाँ पे आ गया। तो प्रोग्राम में हमारी कोई एरर तो थी नहीं, प्रोग्राम रन भी हो गया है, पर प्रोग्राम का आउटपुट कहाँ आया है। तो टर्बो C++ में क्या है, आउटपुट विंडो जो है वो आपकी डॉस मोड में आती है और यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन है सामने नहीं लिखा कि आउटपुट आने के बाद प्रोग्राम वेट करे। इसलिए क्या होगा कि प्रोग्राम का आउटपुट आने के बाद दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आ जाएगा। पर आप देखना चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आया है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप जाएंगे विंडो मेनू में और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूजर स्क्रीन। देखिए जो भी मेनू में ऑप्शन जा रहे हैं हमेशा देखिएगा जो जो मोस्ट कॉमन मेनू ऑप्शंस होते हैं उनकी क्या होती है, शॉर्टकट की भी होती है। तो शॉर्टकट की यदि आपको याद हो जाएगी तो आप इसमें काम आसानी से कर सकते हैं। तो आपको मेनू में बार बार जाने की जरूरत नहीं होगी। तो मैंने यूजर स्क्रीन में जाके या Alt F3 प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये हमारे प्रोग्राम का क्या आया था, आउटपुट। मतलब प्रिंटफ की हेल्प से हमने जो भी मैसेज दिया वो क्या हुआ, स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गया। ठीक है ना। तो ये है बेसिक मेथड। पर अब क्या होगा कि मेरे को हर बार प्रोग्राम चलाने के बाद वापस जाके देखना ना पड़े, इसके लिए टर्बो सी में मैं एक फंक्शन यूज कर लेता हूं जिसका नाम है getch। तो getch से जो है बेसिकली ध्यान रखिए, getch जो है बेसिकली एक इनपुट फंक्शन है कैरेक्टर के लिए। इसका फुल फॉर्म ही है गेट कैरेक्टर। तो ये कैरेक्टर के लिए एक इनपुट का फंक्शन का काम करता है और इनपुट फंक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है कि कभी हम कोई भी इनपुट फंक्शन लगाते हैं तो प्रोग्राम क्या होता है, वहां पे जाके वेट करता है। पर एक्चुअल में वो वेट किसके लिए कर रहा है कि आप कोई वैल्यू लिखो, उसको वो एक्सेप्ट करके आगे जाए।
और इनडायरेक्ट पर तब तक तो वेट करेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे गेट ch जो है इस फंक्शन का यूज कर रहे हैं कि प्रोग्राम रन होने के बाद ये रुक जाएगा। एक्चुअली वो वेट करेगा कि किसी कैरेक्टर की, पर हम कोई भी की प्रेस करें तो उसको एक्सेप्ट करके कहाँ चले जाएगा, आगे। और आप जब हम कैरेक्टर हैंडलिंग टॉपिक पे आएंगे तब हम आपको इसका पूरा डिटेल में मतलब बताएंगे और इसका प्रोग्राम में कैसे एक्चुअल यूज होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये 3 फंक्शन होते हैं, गेट ch, गेट char और गेट che। अब देखिए प्रोग्राम को रन करता हूँ तो मेनू में नहीं जा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली प्रेस कर दे रहा हूँ कंट्रोल F9। तो आप देखेंगे हमारे प्रोग्राम का आउटपुट आया है हेलो वर्ल्ड 2 बार आ गया। तब आप यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए कि 2 बार आउटपुट कैसे आया है। एक्चुअली में इस प्रोग्राम का आउटपुट एक ही बार आया है। एक बार हेलो वर्ल्ड जो है पुराना जो लिखा हुआ था वो दिखाई दे रहा है, और उसी के आगे क्या हुआ, दूसरा हेलो वर्ल्ड फिर से आ गया है। ठीक है ना, तो 2 बार आपका हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। इसी प्रोग्राम में अब देखिए मैं कोई भी की आउटपुट आया, प्रोग्राम वेट कर रहा है गेट ch की वजह से, मैं कोई भी की प्रेस करूंगा तो वापस आ जाएगा अंदर। फिर से मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो देखिए एक और आ गया। तो अभी यहाँ पे जो है एक प्रॉब्लम हमको इंटरफेस में हो रही है कि प्रोग्राम जो है नया आउटपुट तो दिखाता है पर पुराना वाला आउटपुट जो है वो भी स्क्रीन पे दिखता रहता है। तो उसको हमको क्लियर होना चाहिए, मतलब जो आउटपुट है वो हमेशा क्या फ्रेश स्क्रीन पे आना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक और फंक्शन यूज करते हैं। तो इसके लिए जो हम फंक्शन यहाँ पे यूज करते हैं वो क्या है आपका CLR SCR। ठीक है ना, इनका मैं सिंटेक्स अलग से बता, सिंटेक्स एक्चुअली में कुछ है नहीं, CLR SCR। तो CLR SCR का फुल फॉर्म है क्लियर स्क्रीन। और क्लियर स्क्रीन या CLR SCR फंक्शन और गेट ch फंक्शन, इन दोनों फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ होती है, conio.h में। और इसी वजह से हमने क्या है conio.h को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड किया है। बाकी printf और जितने भी इनिशियली लेवल पे हम फंक्शन यूज करेंगे उन सब की डेफिनेशन कहाँ मिलेगी हमको, stdio में। तो ये 2 हेडर फाइल हमको इनिशियली प्रोग्राम में यूज करना जरूरी है। तो अब देखिए हमारे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आता है, रन करके देखा हमने तो CLR SCR से क्या हुआ, स्क्रीन क्लियर हुई। इसके बाद हमने लिखा था printf हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड स्क्रीन के ऊपर आया। और इसके बाद क्या हुआ, लिखा है गेट ch, तो गेट ch से क्या हुआ आपका स्क्रीन के ऊपर वो वेट कर रहा है, आउटपुट आने के बाद वेट कर रहा है, और कोई भी की प्रेस करेंगे तो वापस कहाँ जाएगा, ये अंदर आ जाएगा। तो ये एडिशनली हमको या प्रैक्टिकली हमको 2 फंक्शन और यूज करने पड़ते हैं, CLR SCR और गेट ch, यदि आप काम कर रहे हो किसमें, टर्बो सी में, और बीच में आ जाता है हमारा प्रोग्राम। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड की जगह आपको जो कुछ भी लिखना है वो आप लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा वेलकम टू माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो देखिए मैरून कलर से जो भी आपका कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है वो क्या होगा, आपका वही आ जाएगा। तो मैंने लिखा वेलकम टू माय फर्स्ट प्रोग्राम, तो आपका आउटपुट भी क्या आया स्क्रीन के ऊपर, वेलकम टू माय फर्स्ट प्रोग्राम। अब प्रिंटफ में हम कुछ चीजें और देखते हैं, तो हम वापस पीपीटी खोलते हैं। पीपीटी में आप देखिए कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसी में पहले हम देखते हैं स्केप सीक्वेंस। स्केप सीक्वेंस में 3 आपके क्या लिखे हुए हैं, 3 कैरेक्टर लिखे हैं, एक है \n, एक है \t और तीसरा क्या है \r। तो प्रिंटफ में हम नॉर्मली क्या यूज करते हैं, \n यूज करते हैं। \n का आपका यूज है, \n का यूज है फॉर नेक्स्ट लाइन, क्योंकि प्रिंटफ में आपका आउटपुट जो है वो अपने आप क्या होगा, नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाता है, आपको नेक्स्ट लाइन पे क्या करना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं नेक्स्ट लाइन। \t से क्या होगा, नेक्स्ट एक टैब का डिफरेंस आएगा, और कैरेज रिटर्न से क्या होगा, कर्सर आपका वापस पीछे चलेगा। और ये ध्यान रखिएगा कि ये escape सीक्वेंस जो है हमेशा कहाँ आते हैं, printf में डबल कोट्स के अंदर ही आते हैं। ठीक है ना, अब मैं एग्जांपल के थ्रू इनको समझाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे लिखा हुआ है, तो पहला इसका यूज ये है कि जैसे लिखा है वेलकम टू माय फर्स्ट प्रोग्राम, है ना, मैं यहाँ पे printf एक और लिख रहा हूँ। मैंने लिखा printf हेलो वर्ल्ड, और फिर लिखा है वेलकम टू माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो मतलब हेलो वर्ल्ड भी आएगा और वेलकम टू माय फर्स्ट प्रोग्राम भी आएगा। अब रन करके देखते हैं, पर देखिए आपका आउटपुट जो है अनएक्सपेक्टेडली क्या हो गया, एक ही लाइन पे आ गया। हेलो वर्ल्ड पहले प्रिंटफ से आया, वेलकम टू माय फर्स्ट प्रोग्राम जो है वो सेकंड प्रिंटफ से आया।
पर सी में आप एक या जितने भी प्रिंटफ लगा लोगे, आउटपुट हमेशा क्या होगा, प्रीवियस आउटपुट के नेक्स्ट कॉलम में आएगा, ना कि नेक्स्ट रो में। तो हमको लाइन चेंज करके आउटपुट यदि लाना है तो हमको यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, बैकस्लैश एन का यूज करना पड़ेगा। तो बैकस्लैश एन मेरे को कहाँ चाहिए, हेलो वर्ल्ड के बाद चाहिए है, या बोल सकते हैं वेलकम से पहले चाहिए है। तो हेलो वर्ल्ड के बाद यहाँ मैं लगा दिया बैकस्लैश एन। ये ध्यान रखिएगा कि बैकस्लैश लगा हुआ है, स्लैश नहीं लगा है, स्लैश साइन ये वाला होता है, बैकस्लैश और एन लगा दिया, ठीक है ना। तो अब देखिए बैकस्लैश एन जो है प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये एक इंस्ट्रक्शन है, और आपके प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, हेलो वर्ल्ड के बाद नेक्स्ट लाइन में जाएगा और फिर क्या होगा, वेलकम टू माय फर्स्ट प्रोग्राम। अब इस फंक्शन की या इस की प्रॉपर्टी है कि जैसे आपका लिखा हुआ है वेलकम टू माय फर्स्ट प्रोग्राम, यदि मैं यहाँ भी लाइन ब्रेक करना चाहूँ तो मैं यहाँ लगा दिया मैंने बैकस्लैश एन, फर्स्ट के बाद लगा दिया बैकस्लैश एन। तो एक ही प्रिंटफ के अंदर में बीच में कहीं भी मैसेज जो आपने लिखा है बीच में कहीं भी आप बैकस्लैश एन लगा दोगे तो वहां से क्या होगा, लाइन ब्रेक हो जाएगी और आउटपुट कहाँ जाएगा, आपका नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो अब इस प्रोग्राम को हम चला के देखते हैं। तो ये देखिए आपका आउटपुट क्या आया, इस तरह से आ गया, हेलो वर्ल्ड आया, नेक्स्ट लाइन आया, वेलकम के बाद नेक्स्ट लाइन है टू माय, फिर नेक्स्ट लाइन आ गया फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है ना। तो जहां भी आप बैकस्लैश एन लगाएंगे वहां से आउटपुट जो होगा वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लाइन की जगह हम यहाँ पे एक और एस्केप सीक्वेंस का यूज कर सकते हैं, बैकस्लैश टी। देखिए यदि मैं टी लगाता हूँ तो क्या होगा, ठीक है ना, ऊपर हेलो वर्ल्ड के बाद बैकस्लैश एन लगा है और वेलकम टू टी से पहले बैकस्लैश टी लगा है और फर्स्ट से पहले बैकस्लैश टी लगा है। अब आप इसको रन करके देखिए तो क्या होगा, देखिए वेलकम और टू के बीच में क्या आ गया, एक टैब का डिफरेंस आ गया। टैब की प्रेस करने से देखा होगा कर्सर आपने 5 कैरेक्टर या 4 कैरेक्टर मूव होता है, तो जैसे ही आप बैकस्लैश टी आएगा वहां से क्या होगा, कर्सर आपका एक टैब डिफरेंस पे आ जाएगा, टू माय, फिर हमने बैकस्लैश टी लगाया तो एक टैब के डिफरेंस पे आ जाएगा। तो जहां जहां पे भी आपको टैब की का यूज करना है वहां पे आप यूज कर सकते हैं बैकस्लैश एन। अब देखिए हम देखते हैं कि कैरेज रिटर्न से क्या होगा। कैरेज रिटर्न से एक्चुअली में ये होगा, जैसे मैं इस लाइन को हटा देता हूं, हेलो देखिए हेलो वर्ल्ड के बाद बैकस्लैश एन लगा है और वेलकम लिखा है, रन करके देखते हैं, हेलो वर्ल्ड वेलकम आया। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं लगा दिया सपोज, देखिए टी लगा के भी देख लेते हैं क्या होता है, टैब का डिफरेंस आ गया। और यदि मैं लगाता हूँ आर तो देखिए क्या होता है, ये आउटपुट आया। तो ये आउटपुट जो है एक्चुअली पहले बता देता हूँ कि ये क्या होगा, हेलो वर्ल्ड पूरा स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा, उसके बाद आर से क्या होगा, कर्सर कहाँ चले जाएगा, शुरू में, शुरू मतलब कि जहाँ एच है वहां पे, और फिर यहाँ से क्या प्रिंट होगा, वेलकम। तो दोबारा से जब वेलकम प्रिंट होगा तो हेलो वर्ल्ड जो लिखा है उसको ओवरराइट करता हुआ आगे तक आएगा, जितना पोर्शन ओवरराइट हो चुका है उतना ओवरराइट हो जाएगा, जो कैरेक्टर बच जाएंगे उतने बच जाएंगे। तो अब आप देखिए इसका हम फिर से रन कर रहा हूँ, तो देखिए पहले हेलो वर्ल्ड आया और हेलो वर्ल्ड के बाद क्या हुआ, फिर से उसी लाइन में क्या हुआ, वेलकम आया शुरू से। तो हेलो जो है पूरा ओवरराइट हो गया, WELCOME, और RORLD जो है ये आपके कैरेक्टर छूट गए क्योंकि ये ओवरराइट नहीं हो पाए, क्योंकि वेलकम की जो विड्थ है वो हेलो वर्ल्ड से क्या है, कम है। तो एक्चुअली में नॉर्मली हम क्या करते हैं कि इसका तो यूज प्रोग्राम में काफी होता है, बैकस्लैश एन और बैकस्लैश टी का, बैकस्लैश आर का यूज हमारा प्रोग्रामिंग में उतना ज्यादा नहीं होता। तो ये है आपका एस्केप सीक्वेंस, जिसका कि प्रिंटफ में हम कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं विद इन डबल कोट्स। अब यहाँ पे देखते हैं प्रिंटफ का, ये हमने अभी सिर्फ देखिए फर्स्ट वाला जो फॉर्मेट है इसको हमने देखा है कि हमने मैसेज प्रिंट कराया, बीच में कोई हमने एस्केप सीक्वेंस यूज कर लिया। सेकंड जो फॉर्मेट है प्रिंटफ का या सिंटेक्स है वो है प्रिंटफ मोड एंड वेरिएबल नेम। तो यहाँ पे मतलब कि वी कैन प्रिंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, पर किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हमको यहाँ पे पहले क्या मेंशन करना पड़ेगा, उसका मोड। तो मोड जो है ये वही मोड है जिसकी हमने बात की थी, कहाँ पे, जहाँ हमने वेरिएबल पढ़े थे कुछ, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, रिकॉल करवा देते हैं। ये
तो शुरू में हमने जो वेरिएबल और थोड़ा सा डेटा टाइप का इंट्रोडक्शन दिया था, तो यहाँ पे हमने बताया था कि जो इंट वेरिएबल है इसका मोड क्या होता है %d, फ्लोट का मोड क्या होता है %f, कैरेक्टर का मोड क्या होता है %c। तो जिस तरह की भी वेरिएबल की वैल्यू हमको प्रिंट करानी है उसका हमको यहाँ पे मोड स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मोड एंड वेरिएबल नेम। तो हम फिर से वापस प्रोग्राम में आते हैं और प्रोग्राम में देखते हैं यहाँ पे कि हमने सपोज यहाँ पे लिखा प्रोग्राम में int a is equal to 10। ठीक है ना, इसका मतलब मैं डिटेल में बता चुका हूँ कि एक वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी 10 होगी। अब मेरे को प्रिंट कराना है a। अब देखिए यहाँ पे यदि मैं डबल कोट्स में a लिख देता हूँ तो क्या होगा, डबल कोट्स में a लिख के यदि प्रोग्राम रन करते हैं तो आपका आउटपुट क्या आया, आपका आउटपुट सिर्फ a आया। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ हमने डबल कोट्स के अंदर a लिखा है तो एक्चुअली में a को मैसेज समझ रहा है कि आप जो लिखोगे वो प्रिंट कर देगा, पर हमको यहाँ पे a एक वेरिएबल है और उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है। तो इसके लिए हम प्रोग्राम में क्या करेंगे, डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे उस वेरिएबल का मोड। हमने यहाँ पे क्या लिखा %d, और %d क्यों लिखा, क्योंकि वेरिएबल हमारा कैसा है इंटीजर, और इंटीजर का मोड क्या होता है आपका %d। और इसके बाद कॉमा लगा के हम लिखेंगे उस वेरिएबल का नाम। ठीक है ना, a। तो एक्चुअली में अब क्या होगा कि a की जो वैल्यू है वो %d की जगह जाके प्रिंट हो जाएगी। और अब आप इस प्रोग्राम को चला के देखिए तो आपका आउटपुट कितना आएगा 10, या जो भी ये वेरिएबल की वैल्यू होगी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी प्रिंट। आपके सपोज दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल को हम देखिए ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं b इज इक्वल टू 20। ठीक है ना, या नीचे लिख सकते हैं कि इंट b इज इक्वल टू 20। तो a एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है, b एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 20 है। देखो इसके लिखने के तरीके देखिए, पहला मेथड ये है, आप देख रहे हैं इंट a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20। दूसरी मेथड ये भी है कि आप यहाँ पे a b लिख दें। इससे क्या होगा, a और b दो वेरिएबल हो गए, अब इनकी हम वैल्यू डाल दें, a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20। ठीक है ना, तो डिक्लेरेशन और डेफिनेशन जो है एक साथ भी दी जा सकती है, अलग अलग भी दी जा सकती है। तो पहले हमने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर भी की, साथ ही साथ वैल्यू डाल दी। और यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और वैल्यू उसकी अलग से डाल रहे हैं। और अब आपको दो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है तो आप क्या लिखेंगे, दो बार आपको लिखना पड़ेगा %d और यहाँ पे आ जाएगा a, b। ठीक है ना, तो a की वैल्यू पहले %d की जगह प्रिंट होगी और b की वैल्यू दूसरे %d की जगह क्या होगी, प्रिंट होगी। तो ध्यान रखिएगा कि %d के बीच में कॉमा नहीं आएगा, और जो बाहर a और b है उसमें आपका कॉमा आएगा। और यहाँ पे इसको आप रन करके देखेंगे आपकी वैल्यू कितनी आई है, 10 एंड 20। अब यहाँ पे आप एस्केप सीक्वेंस का यूज भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, \n। इससे क्या होगा, वैल्यू आपकी 10 आएगी और नीचे वाली लाइन में क्या आएगी, वैल्यू 20 आएगी। तो हम एक या एक से ज्यादा वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। और तीसरा एक अच्छा ऑप्शन इसका है कि हमने सपोज यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लिया t, और हमने यहाँ पे लिखा t इज इक्वल टू a प्लस b। तो अब इस प्रोग्राम को देखिए कि तीन वेरिएबल है हमारे पास, a है, b है और क्या है, t है। a की वैल्यू कितनी हो गई 10, b की वैल्यू कितनी हो गई 20, t की वैल्यू कितनी हो गई a प्लस b। तो a प्लस टी इज इक्वल टू a प्लस b का मतलब क्या है, और इक्वल मैंने बताया था कि इक्वल क्या होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इक्वल के राइट साइड जो भी लिखा है वो कहाँ साइन होगा, लेफ्ट साइड लिखे वेरिएबल में। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, a प्लस बी मतलब हो गया 10 प्लस 20, तो ये कितना हो गया 30। 30 कहाँ स्टोर हो जाएगा, t में। देखिए a में स्टोर हुआ आपका कितना, a में स्टोर हुआ 10, b में स्टोर हुआ 20 और t में स्टोर हुआ a प्लस बी मतलब कि 30। और अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहें तो जैसे मेरे को सपोज कुछ मैसेज भी देना है, ठीक है ना, मतलब वेरिएबल की वैल्यू के साथ साथ मैं चाहता हूँ कुछ मैसेज भी प्रिंट हो। मतलब अब मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ इसका थर्ड वाला सिंटैक्स प्रिंटफ का, कि प्रिंटफ मैसेज मोड एंड वेरिएबल। तो ध्यान रखना कि डबल कोट्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, डबल कोट्स के अंदर हम मैसेज लिखेंगे। मैसेज मतलब कि जो भी आपको लिखना है वो लिखिए, और जिस प्लेस पे वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है उस प्लेस पे क्या आएगा, उस वेरिएबल का मोड। ठीक है ना,
और डबल कोट्स बंद करके कॉमा लगा के फिर हम क्या लिखेंगे, उन वेरिएबल्स का नाम। तो यहाँ पे जैसे मैं लिखना चाहता हूँ टोटल इज, कोलन लगा दिया दिखने में ताकि अच्छा लगे, और लगा दिया टोटल इज %d, और यहाँ क्या लिख दिया मैंने, t। देखिए, तो अब इसका मतलब क्या है, टोटल इज कोलन, ये क्या हो गया, मैसेज हो गया, मतलब एज इट इज प्रिंट होगा। अब जहां पे वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है वहां पे क्या लगा दिया मैंने, उस वेरिएबल का मोड, तो क्या लिख दिया %d, और कॉमा लगा के अब क्या लिख दिया, उस वेरिएबल का नाम। तो t की जो वैल्यू है वो %d की प्लेस पे क्या होगी, प्रिंट होगी, और आपका स्क्रीन के ऊपर ये जो है आउटपुट आएगा टोटल इज 30। तो इस तरह से हम मैसेज और वेरिएबल की वैल्यू दोनों को एक साथ स्क्रीन के ऊपर क्या करवा सकते हैं, प्रिंट। और देखिए इसी को मैं एक दूसरे तरह से प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। प्रिंट एफ बैकस्लैश n, हमने लिखा %d प्लस %d इज इक्वल टू %d। बैकस्लैश n से क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में जाएगा, %d की जगह पहले वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर क्या लगा है प्लस, तो प्लस तो मैसेज है एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, फिर दूसरे %d की जगह दूसरे वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर इक्वल लगा है एज अ मैसेज, वैसे प्रिंट हो जाएगा, फिर लगा है %d, तो इसकी जगह प्रिंट होगी तीसरे वेरिएबल की वैल्यू। तो हमने 3 बार %d लिखा है, इसका मतलब हमको यहाँ पे 3 वेरिएबल देने पड़ेंगे, और उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में आप उसको प्रिंट करवाना चाहते हो। तो देखिए a की वैल्यू सबसे पहले प्रिंट होगी, फिर b की वैल्यू, फिर t की वैल्यू, और बीच में जो प्लस और इक्वल साइन आया है वो आपके क्या होंगे, एज अ मैसेज एज इट इज प्रिंट होंगे। तो इस प्रोग्राम को मैं चला के देखता हूँ। आपका पहले आउटपुट आया कितना, टोटल इज 30, फिर आया है 10 + 20 इज इक्वल टू 30। तो दैट मीन्स कि यूजिंग प्रिंटफ स्टेटमेंट वी कैन प्रिंट मैसेज और the value of variable, one or more than one value of variable, और मैसेज और वेरिएबल की वैल्यू को एक साथ इंटीग्रेटेड फॉर्म में भी आप प्रिंट करवा सकते हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जहां जहां पे आपका क्या होगा, डबल कोट्स के अंदर, जो कि आपको मैरून कलर में दिख रहा है, जहां जहां पे वैल्यू प्रिंट करनी है, जो कुछ भी आपको प्रिंट करना है एज इट इज वो लिख दो, और जिस प्लेस में वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है उस प्लेस पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, उस वेरिएबल का मोड। और मोड जो है मैं बता रहा हूँ कि यदि आपका वेरिएबल इंटीजर टाइप है तो मोड होगा %d, यदि वेरिएबल फ्लोट है तो मोड होगा %f, यदि वेरिएबल कैरेक्टर है तो मोड होगा %c, और कॉमा लगा के फिर आप लिखेंगे वेरिएबल के नाम। तो जितने भी %d आपके लगे हुए हैं मैसेज में, उतने ही वेरिएबल का नाम आपको उसी सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा जिस सीक्वेंस से आप प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये प्रोग्राम है आपका, इसको सेव कर लेते हैं, फिर से एक बार चला के बता देते हैं। तो ये प्रोग्राम चलाने से इस तरह से आपका आउटपुट स्क्रीन पे आएगा। ठीक है, तो ये है आपका प्रिंटफ स्टेटमेंट, जिसका कि आपको एक्चुअल में लगभग हर प्रोग्राम में ही यूज करना है, क्योंकि बिना प्रिंट कराए कुछ होगा नहीं। क्योंकि जो चीज भी आप कैलकुलेट कर रहे हो प्रोग्राम में, उसको आपको स्क्रीन के ऊपर तो प्रिंट करवाना ही पड़ेगा। ठीक है ना, इसलिए आपको इसको प्रिंट करवा के देखना पड़ेगा कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो प्रिंटफ आपका हर प्रोग्राम में यूज होने वाला एक फंक्शन है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे इसका दूसरा फंक्शन स्कैनफ, और फिर करेंगे अपन प्रोग्राम स्टार्ट। तो ये भी प्रोग्राम ही है पर एक्चुअली में सैंपल प्रोग्राम है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। तो इसके बाद अपन छोटे छोटे प्रोग्राम बना सकते हैं इन दोनों स्टेटमेंट का यूज करते हैं, जैसे से इंटरेस्ट निकालना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना, एरिया ऑफ सर्कल निकालना, टेम्परेचर टू फ़ारेनहाइट, सॉरी डिग्री टू फ़ारेनहाइट चेंज करना, या फ़ारेनहाइट टू डिग्री टेम्परेचर को चेंज करना। इस तरह के हम प्रोग्राम यहाँ पे बना सकते हैं। चलिए ठीक।